हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है तारा। एक तारा से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आज क्लियर होने वाला है और इस वीडियो में आप बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको यह वीडियो को बिल्कुल एंड तक बिना स्किप किए देखना होगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में इसे जमकर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तारों से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को। पहले मैं बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा। आज मैं उसी ब्रह्मांड की चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं जिसमें हमारा टॉपिक आज तारा है, जिसे आप स्टार कहते हैं। तो इसकी पूरे जीवन कुंडली को हम एक बेसिक स्ट्रक्चर में और आसान भाषा में इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बिल्कुल माइंड फ्री होकर के आपको वीडियो देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक तारा का पहले जन्म कैसे होता है, फिर उनकी जीवनी कैसे बीतती है और उसका अंत कैसे होता है। ये सब चीजें हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने आपके सामने पीछे बोर्ड में लिखा हुआ है, इनको मैं बताने से पहले आपको मौखिक वो चीजें बताता हूं, तब आप ये चीजें समझ पाएंगे। तो बिल्कुल माइंड फ्री होके आप पहले सुनिए। हम आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, है ना। और उस आकाश गंगाओं के घूर्णन की वजह से आकाश गंगा की जो तीसरी भुजा है, ये आप यहां पे देख पा रहे हैं। आकाश गंगा की यह तीसरी भुजा 1 2 3 तीसरी भुजा में उपस्थित गैस प्रभावित होती है। यह होता क्या है कि जब इस तरह का घूर्णन करता है, इस तरह का घूमता है, तो इसकी जो तीसरी भुजा यहाँ पे जो गैस है बाहरी हिस्से में, वो प्रभावित होता है। जब आप जानते हैं कि कोई भी चीज जब घूर्णन करता है, उनके निकट में अगर दूसरी चीज है तो उसमें भी हरकत आता है। ठीक है, तो इस वजह से वो गैस जो है, और गैस हम आप जानते हैं कि वो किस रूप में है, हाइड्रोजन के रूप में। वो हाइड्रोजन के बादल बनने प्रारंभ हो जाते हैं, यानी हाइड्रोजन के एक अणु दूसरे अणु से मिलने लगते हैं, हाइड्रोजन आपस में चिपकने लगते हैं, तो वो जो गैस है उसका बादल बनना प्रारंभ होता है और वो लगातार एक दूसरे से आकर्षित होता रहता है और बड़े बड़े बादल बनने लगते हैं। जब ये स्थिति होती है, बड़े बड़े बादल बनने लगते हैं, तो इन बादलों के समूह को या फिर इन गैसों के बादल के रूप को स्टेलर नेबुला कहा जाता है। तो ये नाम बिल्कुल बारीकी से याद रखिएगा, स्टेलर नेबुला। यानी अभी तारा बना नहीं है, बल्कि उसके निर्माण की प्रक्रिया है, जिसको आप स्टेलर नेबुला कहते हैं। ठीक है, अब जब ये स्टेलर नेबुला का आकार लगातार बढ़ता जाता है, तो इस प्रक्रम में एक नई घटना ये होने लगती है कि इनके बीच, उन बादलों के अंदर भी एक हरकत होने लगती है। हाइड्रोजन के जो परमाणु है आपस में भी वो जो है कि चिपकना प्रारंभ हो जाता। जाहिर सी बात है, जब गुरुत्वाकर्षण हुआ है, एक दूसरे से जुड़ रहा है, तो इस प्रक्रम में उसके अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसको आप केमिस्ट्री की भाषा में नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन से मतलब है कि दो नाभिक आपस में जुड़कर तीसरे नाभिक का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में जो है कि ऊष्मा का निर्माण होता है, विशाल मात्रा में ऊष्मा का निर्माण होता है। तो इस तरह जो निर्माण होता है, फिर वो ज्वलनशील होता है। तो इनको मैं आगे बताऊंगा। पहले जो यहां मैंने लिखा है उसको एक एक करके समझिए। अभी जैसे मैंने स्टेलर नेबुला की चर्चा की है, उसको देखिए कैसे है। पहले तो हमने तारा किसे कहते हैं उसको मैंने एक वाक्य में लिखा है, प्रकाशवान या प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को तारा यानी स्टार कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तारा क्या है या सूर्य क्या है? वो खुद प्रकाशित होता है, उनका खुद का प्रकाश है। वो क्यों होता है? उसके अंदर जो है नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। अब तारा से संबंधित यह प्रश्न पूछा जाता है कि तारा में जो ये प्रकाश उत्पन्न होता है किस क्रिया से होता है? तो नाभिकीय संलयन की क्रिया से होता है। ये इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो इनको तारा कहा जाता है। क्लियर हो गया? जो चीजें खुद प्रकाश उत्पन्न कर रही है वो तारा है। अब तारों का जीवन चक्र को हम देखने वाले हैं। अभी मैंने आपको मौखिक बताया कि आकाश गंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों के बादल प्रभावित होते हैं। क्लियर हो गया?
कि जब ये घूर्णन करती है, आपस में घूमने लगती है, तो इसके निकट में, इसके जो करीब में सटा हुआ गैस है वो प्रभावित होता है। जब इस तरह घूम रहा है तो यहाँ पे जो बादल बनेगा वो इस तरह अपोजिट घूमेगा, इस तरह घूमना प्रारंभ हो जाता है। वही है, गैसों के बादल प्रभावित होते हैं। इसके फलस्वरूप आकाशगंगा की तीसरी भुजा में हाइड्रोजन के बादल बनने प्रारंभ होते हैं। क्लियर हो गया? हाइड्रोजन के बादल बनने प्रारंभ होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड की तीसरी भुजा में उपस्थित गैसों का नाम बताइए, तो क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन, है ना। और भी है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुख्यतः हाइड्रोजन है। उसके बादल बनने प्रारंभ होते हैं, जिसे स्टेलर नेबुला, उसको इंग्लिश में भी स्टेलर नेबुला कहते हैं। आई होप का आपका यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए, होता क्या है जब स्टेलर नेबुला काफी बड़ा हो जाता है, जाहिर सी बात है उसमें जो आकर्षण लगातार जारी होता है, पहले छोटा होता है फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वही है, जब स्टेलर नेबुला काफी बड़ा हो जाता है तो परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जब बड़ा होने लगता है तो उसके अंदर हरकत होती है, यानी हाइड्रोजन में आपस में गुरुत्वाकर्षण होने लगती है, यानी संलयन होने लगता है। वही है, परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगता है। जब आपस में गुरुत्वाकर्षण होगा तो वो चिपकने लगता है, यानी दो अणु मिलकर, दो परमाणु मिलकर एक परमाणु का निर्माण कर रहा है, तो इस तरह वो सिकुड़ने लगता है, अंदर से अंदर वो चिमटता चला जाता है। जिसे जब ये सिकुड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो उसे आदि तारा या भ्रूण तारा कहा जाता है। भ्रूण क्या होता है? जब बच्चे मां के गर्भ में होता है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब जब बच्चे का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो उसे भ्रूण कहा जाता है। तो वही यहाँ तारा के संबंध में भी है, उसे आदि तारा या भ्रूण तारा कहा जाता है। तो आई होप कि भ्रूण तारा या आदि तारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे क्या होता है। इस प्रक्रम में असीमित विकिरण ऊर्जा मुक्त होती है। जब नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ होती है तो इस वजह से विशाल मात्रा में, असीमित मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। वही है, असीमित विकिरण ऊर्जा मुक्त होती है एवं इसके अंदर का ताप और दाब काफी बढ़ जाता है। अब जाहिर सी बात है उसमें संकुचन हो रहा है, आपस में जुड़कर पूरा अंदर की ओर सिमटता जा रहा है। इससे क्या होता है? दबाव बढ़ रहा है, अंदर की ओर दाब बढ़ रहा है, और जब दाब की वजह से, उस नाभिकीय संलयन की वजह से उष्मा की उत्पत्ति हो रही है, तो जाहिर सी बात है अंदर उष्मा, ताप और दाब सब बढ़ने लगता है। तो यहां पर जो स्थिति होती है, तीन स्थितियां उत्पन्न होती है। पहला, ये आदि तारा तो बन गया, आदि तारा बनते बनते इसमें तीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या? पहले तो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके अंदर, क्लियर हो गया। उसके बाद नाभिकीय संलयन होता है, क्लियर हो गया। और तीसरा, हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तन होता है। जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलेगा तो मिलकर क्या बनाएगा? हीलियम के नाभिक निर्माण करेगा। तो ये चीजें एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक तारा से संबंधित आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर हो गया? दो तीन चीजें कि जब ब्रह्मांड में अधिकतम मात्रा में क्या है? हाइड्रोजन है, और तारा के अंदर कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। जब दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलते हैं तो तीसरा क्या निर्माण होता है? हीलियम का निर्माण होता है। ये अभी और क्लियर होगा इसी वीडियो में। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, या लिखना चाहें लिख लीजिए। अभी हम हाजिर होते हैं। आइए दोस्तों, तारों के जीवन चक्र को और थोड़ा विस्तार से ड्राइंग से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपने देख लिया कि जब गैसों के बादल बन रहे हैं तो उसके हम स्टेलर नेबुला के नाम से जानते हैं। फिर उसमें आपस में गुरुत्वाकर्षण होती है, बिल्कुल ध्यान से दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण होती है, और उसके अंदर फिर नाभिकीय संलयन होती है। नाभिकीय संलयन क्रिया होने के बाद उससे असीमित ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे फिर वो चमकने लगता है, और इस तरह स्टेलर नेबुला तारे में परिवर्तित हो जाता है। यहीं पे नहीं रुकता, अब तारे में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, और इस प्रक्रम में यह तारा चमकता रहता है। यह अभी इसकी शैशवावस्था है, एक जवानी है, लेकिन कभी तो इसकी ढलान होगी। यानी कहने का मतलब है कि तारे के अंदर से हाइड्रोजन कभी तो समाप्त होगा। तो
तो वही होने लगता है कि इसके अंदर से जो हाइड्रोजन है वह हीलियम में परिवर्तित होता है और एक समय ऐसा आता है कि तारे के अंदर से हाइड्रोजन हीलियम में करीब करीब परिवर्तित हो चुका होता है। तो जब हीलियम रहेगा ही, सॉरी, हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं, फिर नाभिकीय संलयन समाप्त होने लगता है या रुकने लगता है। ये एक बार ही नहीं होती है, बल्कि वो धीरे धीरे कम होता है। जब अधिक मात्रा में हाइड्रोजन है तो उससे अधिक ज्वाला उत्पन्न हो रही है, जब हाइड्रोजन कम होने लगेगा तो उसके अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया मंद पड़ने लगती है। जैसे ही नाभिकीय संलयन की क्रिया मंद पड़ती है तो फिर सूरज का चमकना धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी उनकी जवानी अब ढलनी प्रारंभ हो जाती है, रौनक समाप्त होने लगती है और इस वजह से यह तारा धीरे धीरे वो लाल दिखने लगता है। जब लाल दिखने लगता है तो उसको हम लाल दानव तारा यानी रक्त दानव तारा के नाम से जानते हैं। तो क्लियर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ आते आते हीलियम में परिवर्तित होना प्रारंभ हो गया है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। वह हीलियम में एक समय आता है कि उनका सारा हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो चुका होता है। लेकिन यहां पर आगे की जिंदगी तय करना उसके द्रव्यमान पर निर्भर होता है। अब कोई जरूरत तो है नहीं कि सारे तारे का आकार एक जैसा ही है। कुछ तारा हमारे सूर्य से कई गुना बड़ा है, कुछ तारे का आकार हमारे सूर्य से भी कम है। तो यहां याद रखिए, एक सीमा रखा गया है, एक तय सीमा बनाया गया है, द्रव्यमान की सीमा। यह है 1.44 सौर द्रव्यमान। इनको बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। सौर द्रव्यमान। अब ये चीजें जो बताया है, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक जिसे नोबेल पुरस्कार भी मिला है, उन्होंने, अब याद रखिएगा उनका नाम है एस चंद्रशेखर, उन्होंने यह बताया है कि श्वेत वामन या फिर कहें यदि तारे का द्रव्यमान 1.44 सौर द्रव्यमान के बराबर या उससे कम है, उसका जो अंतिम होगा, उसका जो सफाया होगा या उसकी मृत्यु होगी वो अलग ढंग से होगी। तो ये जो सौर द्रव्यमान की एक तय सीमा बताई, इसको चंद्रशेखर सीमा के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। चंद्रशेखर सीमा की का मान कितना होता है, वो है 1.44 सौर द्रव्यमान। अब देखिए, यदि अब यहां पे देखिए आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा, श्वेत वामन तारा का अधिकतम द्रव्यमान कितना होता है, तो वो यही है 1.44 सौर द्रव्यमान। ठीक है। लाल दानव अवस्था में पहुंचने के बाद तारे का द्रव्यमान जिस हिसाब से होगा है, उसका सफाया या उनकी मृत्यु उसी हिसाब से होती है। ठीक है। अब पहले समझते हैं, यदि इस तारे का द्रव्यमान इस चंद्रशेखर सीमा से कहीं ज्यादा है, तो उसके अंदर चूंकि बहुत बड़ा आकार है, यहां तक क्या है कि सारा हाइड्रोजन समाप्त हो गया है और हीलियम में परिवर्तित है। यहां पे देखिएगा, लाल दानव अवस्था में उसके अंदर नाभिकीय संलयन रुक चुका होता है एक जैसा, और उसके अंदर हीलियम मौजूद है, पूरे में हीलियम भर गया। लेकिन एक समय आता है फिर हीलियम में भी आपस में गुरुत्वाकर्षण होने लगता है, उसमें फिर से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, एक संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और इस बार हीलियम जो है कार्बन में परिवर्तित होता है। कार्बन में, अब देखिए होता क्या है कि जब यह कार्बन में परिवर्तित होता है, एक बार में हीलियम, जिस तरह आपने देखा हाइड्रोजन एक बार में समाप्त नहीं हुआ, उसी तरह हीलियम एक बार में समाप्त नहीं होगा, फिर से यह चमकना प्रारंभ होता है। लेकिन यहां पे स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। यह हीलियम थोड़े ही समय बाद जो है कार्बन में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन अंततः लोहे में परिवर्तित हो जाता है। तो बिल्कुल देखिएगा, कार्बन अंततः लोहे में परिवर्तित होता है। अब यहां पे क्या होता है, यदि उसका द्रव्यमान 1.44 सौर द्रव्यमान से अधिक है, तो जाहिर सी बात है उसका आकार इस तरह होगा। ठीक है, इनको एक बारीकी से समझिए, इसका आकार इस तरह होगा और उसमें हीलियम जो है कि कार्बन में परिवर्तित हो रहा है और एक समय क्या होता है, अंदर में यह कार्बन जो है
पूरी तरह से लोहा में परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए ये अंदर वाला हिस्सा है, क्रोड वाला हिस्सा है, मतलब कार्बन लोहे में परिवर्तित हो चुका है। लेकिन यह जब लोहे में परिवर्तित होता है तो बहुत सघन हो जाता है, बहुत कठोर हो जाता है। और आप जानते हैं कि इसके अंदर वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही होती है और आपस में जो है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह आपस में अंदर की ओर सिकुड़ता चला जाता है। तो जैसे ही इसके अंदर फिर से संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वो जो है फिर से आपस की ओर मतलब अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है। तो इस वजह से इनका दबाव फिर बढ़ता है, अंदर का तापमान बढ़ता है। लेकिन यहां पे चूंकि लोहा बन चुका होता है, बीच वाला हिस्सा में हीलियम अभी है, तो जैसे ही हीलियम बनेगा, नाभिकीय संलयन होगा, तो ये अंदर की ओर जाएगा। अंदर की ओर जाएगा तो अंदर क्या है, कठोर है ना। जब आप किसी कठोर चीज पे कोई भी चीज मारेंगे तो क्या होगा, उसके हाल ही तो बदलेगा। तो वही होता है, ये कठोर वाले हिस्से की वजह से ये जो यहां से दबाव पड़ रहा है, इसमें एक प्रकार का विस्फोट होता है। एक प्रकार का विस्फोट होता है जिसको सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुपरनोवा विस्फोट। अब देखिए होता क्या है, सुपरनोवा विस्फोट हुआ तो ये बाहरी हिस्सा एकदम बिखर जाता है। जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो अंदर से भी जो है कि गैस बाहर निकलता है, अंदर से गैस बाहर निकलता है और बाहरी हिस्सा बिल्कुल फैल जाता है चारों तरफ से एक विशाल धमाके के साथ। जब ये धमाका होगा तो बीच वाला ये हिस्सा फिर भी बच जाता है, बीच वाला हिस्सा ये बच जाता है, जिसको आप न्यूट्रॉन तारा के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया, सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा बना। अब यहां पे एक चीज जानिए कि मान लीजिए इससे जो द्रव निकला है, सॉरी द्रव ने गैस जो निकला है, ये गैस फिर क्या होता है। चलिए जब तारा का निर्माण हुआ था, हाइड्रोजन आपस में जुड़ा था, सेम वही चीजें होती है। इससे जब गैस बाहर निकला है, वो तारों की नई पीढ़ी का निर्माण करता है, फिर उससे नया तारा बनना प्रारंभ हो जाता, फिर उनकी दिनचर्या वैसे शुरू हो जाती है। अब जो ये न्यूट्रॉन तारा बना है, ये पूरी तरह से बाहरी हिस्सा बिखर जाने के बाद अंदर का ये फिर यहां पे क्या है, कार्बन है, कोयला है, सॉरी कार्बन है, उसके बाद लोहा है। तो इसके अंदर जो है फिर गुरुत्वाकर्षण होती है और ये आपस में ही सिकुड़ने लगता है फिर से। और ये इतना एक ही बिंदु पर, ये इतना सिकुड़ जाता है एक ही बिंदु पर कि एक समय आता है ये अब अदृश्य हो जाता है। अब तो इतना बड़ा है, दिख रहा है, लेकिन फिर उसके अंदर जब गुरुत्वाकर्षण मतलब आपस में संलयन होने लगेगा और एक बिंदु पर सब समाहित होने लगेगा, यानी जब सृष्टि नहीं थी तो भी जीरो था, शून्य था, और जब सृष्टि नहीं भी रहेगा तो भी शून्य रहेगा। वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना है। फिर ये पूरी तरह से एक बिंदु पर सब समाप्त हो जाता है, जिसको आप ब्लैक होल यानी कृष्ण वीवर के नाम से जानते हैं। तो ये स्थिति हो गई जब तारे का द्रव्यमान या लाल दानव तारा का द्रव्यमान जो है कि चंद्रशेखर सीमा से अधिक होता है, तब ये स्थितियां होती है, सुपरनोवा, फिर न्यूट्रॉन तारा, फिर ब्लैक होल। और उसके बाद अंततः ब्लैक होल यहां तो खत्म हो गया, इसके बाद कुछ नहीं बचा। लेकिन जब पूछा जाए ब्लैक होल में क्या पाया जाता है, तो अंततः उसमें लोहा ही होगा। ठीक है, तो ज्यादातर इससे नहीं पूछा जाता है, ब्लैक वामन से पूछा जाता है। इसको मैं क्लियर करता हूं। अब एक चीज आगे बढ़ने से पहले हम बता दें, न्यूट्रॉन तारा फिर करता क्या। सुपरनोवा विस्फोट हो गया, न्यूट्रॉन तारा बना। न्यूट्रॉन तारा करता क्या है, वो भी आप एक जगह पे घूर्णन करने लगता है। ठीक है, एक तरफ एक जगह पे घूर्णन करता है। इसकी घूर्णन गति कितनी होती है, वो इस तरह घूमता है। ठीक है, इस तरह घूमता है ना, इसको मैं लिख दूं, इस तरह घूम रहा होता है। इसकी गति जो है 30 प्रति सेकंड होता है, 30 प्रति सेकंड अपनी जगह पे घूर्णन करता रहता है और ये आपस में सिकुड़ता भी रहता है इस घूर्णन की वजह से। और इसके अलावे ये जो है एक प्रकार का रेडियो तरंग भी निकालता है। जब घूर्णन करेगा, कुछ नहीं है, प्रकाश तो निकाल नहीं सकता, तो ये अपने अंदर से रेडियो तरंग उत्सर्जित करता है। तो ब्रह्मांड में रेडियो तरंग की उपस्थिति है, वो इसी वजह से है। क्लियर हो गया। और फिर वो अंततः ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता, समाप्त हो जाता है और अदृश्य रूप से ब्रह्मांड में मौजूद रहता है।
तो क्लियर हो गया। अब आपसे पूछ देगा कि न्यूट्रॉन तारा की गति कितनी है, वो प्रति सेकंड 30 बार घूर्णन करती है अपने जगह पर। अब आइए, अब यहां पे समझते हैं, यदि श्वेत वामन लाल दानव का जो द्रव्यमान है वह सौर द्रव्यमान या चंद्रशेखर सीमा के बराबर या उससे कम है, यानी सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या उससे कम है, तो क्या होगा भाई? जब बड़ा था तो फट गया, छोटा है तो कैसे फटेगा? बड़ा है तो फट गया, इसलिए फटा कि इसके अंदर वाला हिस्सा तो ठीक है, कार्बन में परिवर्तित हो गया, बाहर वाला अभी बचा था, उसके अंदर संलयन हो रहा था, लेकिन जब बाहरी हिस्सा ही नहीं रहेगा, वो इतना ही हिस्सा बचेगा। ये देखिए, मान लीजिए ये समाप्त हो गया, ठीक है। अब अंदर वाला हिस्सा तो वही है कि इसके अंदर से पूरी तरह से हीलियम भी समाप्त हो जाता है, तो कुछ नहीं बचता है, सफेद हो जाता है ना, सफेद हो जाता है, यानी मृत्यु की कगार पर चला जाता है। और इसके अंदर जो है संलयन की क्रिया पूरी तरह से रुक जाती है और उसको फिर श्वेत वामन तारा के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर, यहां पे पूछ देगा श्वेत वामन तारा का अधिकतम द्रव्यमान कितना है, तो वो होगा चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। अब चंद्रशेखर सीमा का मान कितना है, वो है 1.44 सौर द्रव्यमान। अब देखिए होता क्या है कि श्वेत वामन तारा भी अंततः वो चिपकता जाता है, आपस में सिकुड़ता जाएगा और वो अंततः काला वामन, जैसे यहाँ पे ब्लैक होल बना उसी तरह यहाँ पे ब्लैक वामन बनेगा, ये भी समाप्त हो जाता है, फिर ब्लैक वामन होता है, यानी इससे ये जो है कार्बन लोहे में परिवर्तित हो जा रहा है और इसमें पूरी तरह से क्या हो गया, लोहा हो गया, लौह इसमें हो गया, कार्बन भी परिवर्तित हो गया लोहा में और अंततः उसमें लोहा मौजूद होता है। तो क्लियर हो गया। आई होप कि आपका ये तारों का जीवन चक्र का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, ये अगर समझ में आ गया तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि अभी तो मैंने जन्म और उसका जीवन नहीं बताया, अभी उनका रंग, तापमान और दूरी भी बताना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम हाजिर होते हैं। अब देखते हैं तारों का रंग। हम जब जमीन से तारे की ओर देखते हैं तो हमें एक जैसा दिखता है, लेकिन तारों का रंग एक जैसा नहीं होता है। तारों के रंग का निर्धारण उसके जो है कि तापमान या तरंग दैर्ध्य पर निर्धारित करता है। तो अब देखिए तारा किन किन रंगों का होता है, ठीक है। तो इधर ये तारों का रंग है, उसका तापमान, तारा जिस रंग का होगा उसका तापमान कितना होगा, और उसके कुछ प्रमुख उदाहरण हमने यहाँ लिखने का प्रयास किया है। अब देखिए सबसे अधिक तापमान किस रंग के तारे का होता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। सबसे अधिक तापमान जो है नीला रंग के तारे का होता है और सबसे कम तापमान लाल रंग के तारे का होता है। अब इसमें क्रम से ये है, आरोही या अवरोही में भी सजाने के लिए आपको पूछा जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आज। तो देखिए नीले रंग के तारे का तापमान जो है और उसका तापमान केल्विन में मापा गया है। नीले रंग के तारे का तापमान 50,000 के से 50,000 के से 28,000 केल्विन के बीच है। और नीले तारे का एक प्रमुख उदाहरण है कि रीजल तारा, ठीक है। रीजल तारे का रंग नीला है, यानी सबसे अधिक तापमान अगर किसी तारे का है तो वो रीजल तारे का है, ठीक है। दूसरा है नीला और श्वेत रंग के बीच एक कलर भी होता है, नीला और श्वेत के बीच, तो उसका तापमान है 28,000 के से 10,000 के बीच। और नीला श्वेत, अब देखिए ये मिला जुला नाम आपको लगेगा, जैसे नीला रीजल, नीला रीजल, उसी तरह नीला श्वेत सीरियस, नीला श्वेत सीरियस, इस तरह एक दो बार रिपीट करेंगे तो नाम याद हो जाएगा। नीला और श्वेत रंग का एक कॉम्बिनेशन पर आधारित प्रमुख तारा है सीरियस, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्रम में है श्वेत तारा। श्वेत तारा का जो है कि तापमान होता है 10,000 के से 7,500 के बीच, ठीक है। अब इसका श्वेत, अब देखिए नाम से श्वेत वेगा है ना, वेत वेगा इस तरह याद रख सकते हैं, माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। श्वेत रंग के तारे का नाम वेगा है, ठीक है। अब देखिए एक तारा होता है श्वेत पीला, अभी नीला श्वेत, फिर श्वेत पीला, इस तरह याद रह जाएगा, नीला श्वेत पीला श्वेत और पीला रंग के तारे का तापमान होता है 7,500 के से 6,000 के। उसके बाद पीला रंग के तारे का तापमान होता है 6,000 के से 4900 के। और पीला रंग के तारे का प्रमुख उदाहरण है, एक तारा है केपला। अब देखिए पीला केपला, अब यहां देखिए
PL लगा है, यहाँ पे भी PL लगा है, तो पीला रंग का तारा केपला है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, एक है नारंगी रंग का तारा, उसका तापमान 4900 के से 3500 के है। और नारंगी रंग का एक प्रमुख तारा है आर्कटरस। अब आर्कटरस का जो है कि अधिकतम तो नारंगी रंग है, लेकिन उसका कुछ कलर रेड भी है, तो इसलिए नारंगी प्लस रेड भी आप इनको कह सकते हैं। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य सबसे कम तापमान जो होता है वह लाल रंग का होता है, और उनका तापमान जो है 3500 केल्विन से 2000 केल्विन के बीच होता है। और लाल रंग का एक प्रमुख तारा है बेटलगीज। तो आई होप को आपको ये चीजें याद हो गया होगा। अब इसको याद करने का एक ट्रिक देख लीजिए। आप इस तरह याद नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह याद रखेंगे, नीला, नीला श्वेत, श्वेत श्वेत पीला, पीला नारंगी लाल, इस तरह इसका क्रम आप सजा लेंगे। फिर जब ये याद हो जाएगा, फिर ये क्रम आप सजा लेंगे, 5000 से 2800, 2800 से 10000, 10000 से 7500, 7500 से 6000, 6000 से 4900, 4900 से 3500, 3500 से 2000, ये कर लेंगे। और प्रमुख उदाहरण जो ये मैंने तारे का लिखा है, इसको याद कर लेंगे। जब आप एक दो बार रिपीट करेंगे तो आई होप कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए इनको रिपीट करते रहिए, अभी हम और आगे बात करते हैं। आइए अब तारों की दूरी पर कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे दूरी हमने पृथ्वी से लिया है, पृथ्वी से कौन सा तारा कितनी दूरी पर है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, पृथ्वी से तारों की दूरी, इधर तारे का नाम है, और पृथ्वी से दूरी है प्रकाश वर्ष में। क्लियर है। पहले नंबर पे आता है साइरस, जिसे आप डॉग स्टार कहते हैं, और उसकी दूरी है 8.8 प्रकाश वर्ष। अब आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा का क्या नाम है, तो यहाँ पे आप इसको डॉग स्टार नाम मत ले लीजिएगा, बल्कि सूर्य है। सूर्य की हम परिक्रमा कर रहे हैं, और सूर्य हमारे पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है। सूर्य के बाद अगर कोई तारा पृथ्वी के सबसे निकट है तो वो डॉग स्टार या साइरस है। क्लियर हो गया। तो उसकी दूरी पृथ्वी से 8.8 प्रकाश वर्ष है। उसके बाद आता है 2 नंबर पे अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी की दूरी है 4.3 प्रकाश वर्ष। सॉरी, डॉग स्टार तो 8.8 है, लेकिन ये 1 नंबर पे याद रखिएगा, सॉरी दोस्तों, कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है वो अल्फा सेंचुरी, 4.3 प्रकाश वर्ष है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है साइरस या डॉग स्टार। ठीक है दोस्तों, इनको सुधार कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से या 2 नंबर पे या 1 नंबर पे हो गया। उसके बाद अगला है प्रोशियन। प्रोशियन नामक तारा की दूरी है पृथ्वी से 11 प्रकाश वर्ष। उसके बाद वेगा, वेगा की दूरी है 26 प्रकाश वर्ष। आर्कटरस की दूरी है 36 प्रकाश वर्ष। उसी तरह कैपला की दूरी 46 प्रकाश वर्ष, और कैनोपस की दूरी 98 प्रकाश वर्ष। तो देखेंगे मिलता जुलता है। अल्फा सेंचुरी 4.3, डॉग स्टार 8.8। उसके बाद प्रोसियन, अन से 11 आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। वेगा 26, आर्कटरस 36 और कैपला 46। तो इन तीनों को आप एक साथ याद रख सकते हैं, वेगा 26, आर्कटरस 36 और कैपला 46। ठीक है। उसके बाद आता है कैनोपस 98, इसका लगभग 2 गुना हो गया। उसके बाद 8 नंबर पे है अकर्नर, यानी 114 प्रकाश वर्ष। और फिर है बेटलगीज 300 प्रकाश वर्ष। और 10 नंबर पे हमने लिया है रीजन, यानी 900 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब प्रकाश वर्ष या पृथ्वी से जो दूरी की माप की इकाई है, इस पर भी अलग से एक स्पेशल वीडियो दिया हुआ है, उसको आप देखिए। आपका ये प्रकाश वर्ष या जो है कि ब्रह्मांड वर्ष, ये सब पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। उस वीडियो को बिल्कुल देखिए। आई होप कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जीवन में आगे बढ़िए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।